बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है, वो मुसलसल ज़ेर बहस है। एक से ज़ायद वजूहात की बुनियाद पर उसमें उन्होंने मसला कश्मीर पर खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया है। अफ़गानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी का दो टोक अल्फाज में इजहार किया है। अमरीका के साथ ताल्लुकात के बारे में बात की और कुछ समाजी पहलुओं पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी पिछले दिनों एक अफ़गान टीवी के साथ इंटरव्यू दे रहे थे। उनका एक बयान भी उसामा बिन लादेन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा वो मशहूर हुआ, उस पर भी तनकीद जारी है और तारीफ़ भी जारी है, वो भी ज़ेर बहस लेके आएंगे। फिर दूसरा मौजू आज हमारा अपोजिशन की APC है, जो इंतखाबी इस्लाहात के हंगाम बुलाई है। शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर ने, तमाम अपोजिशन लीडर से उनका रब्ता हुआ है। ये APC कब होगी, क्या अगराज़ व मकासद होंगे, हुसूल मुमकिन होगा या नहीं, और हुकूमत इस अपोजिशन की APC पर क्यों एतराज़ कर रही है। और तीसरा और अहम मौजू बलूचिस्तान असम्बली, जो मुसलसल हंगामा आराई की नज़र हो रही है। आज अपोजिशन लीडर समेत 17 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो थाने जा पहुँचे हैं गिरफ्तारी देने के लिए। गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, हमारे प्रोग्राम में आप जान सकेंगे। सबसे पहले सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के HPU Axios के साथ जो इंटरव्यू है वो बड़ा अहमियत का हामिल हो चुका है। तो सर ये तो देखिए ना, एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने कोई इफ़ एंड बट वाली कहानी छोड़ी नहीं, वाज़े कर दिया मौक़िफ़। देखें, वज़ीर-ए-आज़म ने एक दो टोक बात की है। हाँ जी। और इस बात की तारीफ़ की जानी चाहिए कि एक बहुत अहम मसले पर उन्होंने एक बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अगर मगर की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगर मगर की गुंजाइश नहीं छोड़ी, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में एक वसी तर इत्तफ़ाक़ राय इस पर है कि हमें अफ़गानिस्तान के मामले में अब कोई दखल अंदाजी नहीं करनी। अब अगर आप अमेरिका को अड्डे देते हैं पाकिस्तान में, यानी यहाँ से वो उनके मिसाइल वहाँ दागे जाते हैं, या यहाँ उनकी जो एयर फोर्स है वो यहाँ से कोई कारकर्दगी दिखाती है, तो आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान अफ़गान जंग में फ़रीक बन गया है। इस वक्त जो भी सूरत है, अफ़गानों को अपना मसला ख़ुद हल करना चाहिए, ख़ुद वहाँ ताकत का तवाज़ुन कायम करना चाहिए। ये तालिबान का भी इम्तिहान है और ये जो हुकूमत है काबिल की, उसका भी इम्तिहान है कि वो एक दूसरे को ज़िंदा रहने का हक़ दें, एक दूसरे के साथ मामला करें। और कोई ऐसे, और ये कुछ तो खून कि अफ़गानों का खून बहा रहे हैं। अब तो गैर मुल्की फ़ौज वहाँ से रुख़सत हो रही है। तालिबान कहते थे कि हम गैर मुल्की फ़ौज रुख़सत हो तो हम आप फिर अपने दरमियान मामला कर लेंगे। अब आपने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया तो उस पर भी स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर ने। नहीं, तो आप पहले देखिए, उसकी ये जुड़ी हुई बात है। पाकिस्तान अगर अपने अड्डे देगा तो उस जंग में बराह रास्त फ़रीक बन जाएगा। जी हाँ। और जब वो फ़रीक बनेगा तो पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ेगी। हज़ारों अफराद हम अपने शहीद करा चुके हैं, अरबों डॉलर का नुकसान करा चुके हैं। हम अपने पाकिस्तान के अमन को दाव पे नहीं लगाना चाहते, और पाकिस्तान को पूरे वक़ार के साथ, पूरे एतमाद के साथ अफ़गानिस्तान के दाखिली मामलात में अपने हाथ नहीं जलाने। ये सही आपने कहा, और इसी पर उन्होंने बात की वज़ीर-ए-आज़म ने भी। वो उसके साथ जुड़ी ही बात है। ये अड्डे ना देने की बात जो है, इस तरह वाज़े दो टोक जो बात कही है वज़ीर-ए-आज़म ने, हम इनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और ये तय हो जाना चाहिए। वंस फॉर ऑल एक दफ़ा बात ही खत्म हो जाए। कर दी उन्होंने। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बहुत मामलात किए हैं, खुफिया भी किए हैं, खुले भी किए हैं। पहले बड़ा बेर का जो आप एक अड्डा दिया गया जहाँ से U-2 उड़ा और रूस की जासूसी होती थी वहाँ से, और उसका नतीजा निकला कि पाकिस्तान के और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। और उसके बाद आप ये देखिए कि अभी
परवेज मुशर्रफ साहब ने ऐसी सहूलतें दी अमेरिका को, हाँ जी, वो 2001 के एक मुआहदे का जिक्र जो पार्लियामेंट में नहीं आई, जो काबीना में नहीं आई, जिनकी कोर कमांडर्स ने इजाजत नहीं दी, और शमसी एयरबेस जो है वहां से ऑपरेशन होता रहा अमेरिकी, और पाकिस्तान को फिर उसकी नहीं, उसका फिर नुकसान हुआ, उसका नुकसान उठाना पड़ा ना। अब ये वाज़ेह स्टेटमेंट जो है ये उसकी राह रोकेगी। तो तालिबान और अफगान हुकूमत ये एक दूसरे के साथ बैठे, हम इनके सामने हाथ जोड़ें, इनकी ठोड़ी को हाथ लगाएं, ये एक दूसरे पर रहम खाएं। सही है, लेकिन अगला बयान भी देखिए हम इसमें इस आग में अपने हाथ नहीं बिल्कुल ठीक है सर। इसमें भी है ना कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले चाहे वो ड्रोन हमलों का मामला हो, एहतजाज किया करते थे, इस मामले पर उनका बड़ा खुला और दो टोक बयानिया रहा है कि मिलिट्री सलूशन नहीं है अफ़गान मसले का। वही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बन के भी बात की और कल भी इंटरव्यू में बात की। अब ये जो सियासी हल की बात कर रहे हैं, कोalition गवर्नमेंट एंड देयर इज़ नो अदर पॉलिटिकल सलूशन, ये सियासी हल तलाश करना अफ़गानों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला हल नहीं कर सकता। ना सोवियत यूनियन को यह मदाखलत रास आई, ना अमेरिका को, ना अमेरिका को यह रास आई, नेटो फोर्सेस को। और एक बात आप गौर कर लें, पाकिस्तान को हम बार बार अपनी तारीख जो है उसके हवाले देते हैं, उसको मस्ख भी करते हैं अपनी ज़रूरतों के ताबे, लेकिन पाकिस्तान ने तारीखी तौर पर कभी अमेरिका का दबाव बर्दाश्त नहीं किया इसराइल के हवाले से। इसराइल के हक में कभी वोट नहीं दिया, कभी उसे तस्लीम करने की बात मुसलसल अरबों के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने चीन के हवाले से, एक जमाना था चीन का नाम नहीं ले सकते थे आप, चीन की नुमाइंदगी जो थी वो ताइवान करता था, फार्मूसा जिसे कहते थे, चियांग काई शेक की हुकूमत करती थी। पाकिस्तान अवामी जमहूरिया चीन के साथ डट के खड़ा रहा तमाम तर अमेरिकी दबाव के बावजूद। ठीक। और पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया, और पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल करके दिखाया। तो पाकिस्तान ने बार बार, हम ये बात समझ लें, पाकिस्तान ने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और आज पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ये है कि हम अड्डे नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई जितना इख्तलाफ करे, उन्होंने एक लीडरली रोल अदा किया है, कायदाना बात की है, और मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करता हूं। हर पाकिस्तानी जो है उनके साथ होगा इस मामले में। ठीक, शाम साहब, इसमें इसी गुफ्तगू में उन्होंने ये नुक्ता भी उठाया कि दुनिया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं करती। उसको इन्होंने मुनाफकत, हिपोक्रेसी करार दिया दुनिया की जो पॉलिसियाँ उसके ऊपर बात करते हुए। देखिए, एटमी सलाहियत हमने क्यों हासिल की? इसलिए कि इंडिया ये सलाहियत हासिल कर रहा था। उसका मुकाबला करने के लिए, दहशत का तवाज़ुन कायम करने के लिए। एटम बम इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, दिफा के लिए। एटम बम दूसरों को एटमी सलाहियत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए है। और जापान को निशाना बनाया गया जी। जापान अगर एटमी ताकत होता, अमेरिका जुर्रत करता वहां एटम बम चलाने की। ठीक बात। और जब सोवियत यूनियन एटमी ताकत बना, उसके बाद दोनों के दरमियान पुरअमन बकाए बाहिमी की बात शुरू हुई। सही। पाकिस्तान का एटम बम जो है वो एक अमन की जमानत है। अगर ये 1971 में ये हम एटमी सलाहियत हासिल कर चुके होते तो इंडिया को जरूरत ना हो सकती वहां हमला करने की। ठीक। और उसके नतीजे में, ठीक, उसके नतीजे में 71 के नतीजे में हमने ये फैसला किया कि हमें ये सलाहियत हासिल करनी है, और हमने करके दिखाई। शाम साहब, एक और मौजू है इंतहाई हसास जो आज दिन भर सोशल मीडिया पर दुनिया भर में ये डिस्कस होता रहा, गवर्नमेंट की और कश्मीर का मसला जो है। हाँ। दुनिया जूं नहीं रेंग रही, इंसानी हकूक एक कैद खाना बना दिया आपने। वज़ीर आज़म ने कहा मुनाफिकत। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादें मंजूर हैं। सही है। दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो कहे कि इंडिया जो है उसका हिस्सा है कश्मीर। हाँ। हर मुल्क कहता है कि मुतनाज़ा इलाका है।
تو بھائی اس کا کوئی حل کریں. صحیح ہے. اس کی آبادی جو ہے لاکھوں لوگ جو ہیں. ایک نقطہ اور بھی ہے, کسی اور روز زیر بحث لے گئے, ان کو جینا مشکل کر بنا دیا گیا ہے. مودی نے اے پی سی بلائی ہے کشمیر کے اوپر, انڈیا میں اے پی سی بلائی ہے. آپ دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. صحیح. انڈیا میں سمجھتا ہوں کشمیری جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح ان کی آواز بلند ہو رہی ہے, مجبور ہوئے ان کو بھی کچھ غور کرنا پڑے گا. اور اگر انڈیا میں کنسنسس نہیں ہے, جو اس وقت انہوں نے اس کی ریاستی حیثیت ختم کی ہے, وہ اس پہ کنسنسس نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا مودی صاحب پیچھے ہٹتے ہیں اور کیا ان کو کنسیشن دیتے ہیں, اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اس کا پورا محلب کچھ 4 لائنوں میں پڑھ کے شامی صاحب سنا دیتا ہوں. انہوں نے ان کے خان صاحب کے پرانے بیان پر یہ سوال داغا تھا جنسی تشدد کے تناظر میں, اور پرائم منسٹر نے کہا تھا یہ بیکار بات ہے, میں نے کبھی برقع پہننے کا نہیں کہا, میں نے کہا تھا کہ پردے کا تصور معاشرے میں مائل کرنے سے روکنے کے لیے, ٹیمپٹیشن کا لفظ یوز انہوں نے کیا. ہمارے ہاں ڈسکو یا نائٹ کلبز نہیں ہیں, یہ بالکل مختلف معاشرہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر معاشرے میں ترغیب ایک حد سے زائد بڑھ جائے تو تمام نوجوان کہاں جائیں گی, اس کے معاشرے پر اثرات مرتب ہوں گے. اور پھر کہا کہ اگر خواتین کم کپڑے پہنیں گی تو مردوں پر اس کا اثر ہوگا اگر وہ روبوٹ نہیں ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ عام فہم بات ہے. اس پر پھر سوشل میڈیا پہ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم خواتین نے خاصے غم و غصے کا اظہار کیا کہ آپ جسٹیفیکیشن کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. دیکھیے, یہ جسٹیفیکیشن کا معاملہ نہیں ہے. وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے کہ ان کو کہا ہے کہ یہ آپ کا ایک کلچر ہے اور ایک ہمارا کلچر ہے. ہمارا کلچر جو ہے اس میں شرم ہے, اس میں حیا ہے, اس میں اخلاق کی قدریں ہیں, اس میں آپ باہمی رضامندی سے جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے. آپ کو یہ حق نہیں ہے. مغرب میں یہ حق آپ کو حاصل ہے, وہاں صرف زبردستی جرم ہے, رضامندی سے جرم. لیکن یہاں پہ تو ریپ اور ابیوز کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ایک بات سنیں نا, ہمارا جو تصور ہے, ہمارا ایک نظام اخلاق ہے. جب آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, جب سوسائٹی میں آپ اس طرح کے ڈرامے بناتے ہیں, اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں, اس طرح کے مناظر دکھاتے ہیں, اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارا اپنا کلچر ہے, اور امریکہ کا اور ویسٹ کا ایک اپنا کلچر ہے. یہ بات درست, وہاں اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہو سکتے. لیکن ایک دلیل ہے, اس کا بھی جواب چاہیے. پچھلے 9-10 ماہ کے دوران 600 سے زائد ریپ اور ابیوز کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس میں سے 409 کیسز 18 سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ پیش آئے ہیں, اور روزانہ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ 10 بچے ابیوز اور ریپ کا شکار ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا کم کپڑے پہننا ہے؟ اس کی وجہ کیا فواشی ہے؟ ہاں دیکھیں, یہ جنسی درندگی ہے, تو اس کی بات کیجئے. آپ نے درندہ پن بنا دیا یہاں. وہ درندگی پہ بات کیجئے, نہ کہ جسٹیفیکیشن. یہ ملٹیپل معاملات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی لیڈروں کو اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے ان ایشوز کے اوپر, سوشل ایشوز, کیونکہ وہ لوگ اس کو صحیح تناظر میں نہیں سمجھتے. تو عمران خان جو ہیں ان کو اس گفتگو سے گریز کر لینا چاہیے. سر یہ جو ان کی ٹیم ہے نا, لیکن ایک بات سمجھیں, جو یہاں لوگ تنقید کر رہے ہیں نا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی نیک نیتی سے تنقید کر رہے ہیں, وہ بھی بدنیتی سے تنقید کر رہے ہیں. ان کی تنقید کا جواز یہ ڈیٹا جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا. نہیں, وہ ڈیٹا کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے, آپ ہمارا ایک تصور اخلاق ہے, ہماری سوسائٹی کا ایک چلن ہے, اب اس کے انکار نہیں کر سکتے آپ. تو ہم اس درندگی کی بات کریں, ہم اس فعل کی بات کریں, نہ کہ کوئی جواز تراشیں کہ کیوں یہ واقعہ پیش آتا ہے. ایک غلط پروسیکیوشن ہے, پھر آپ کے ہاں نظام عدل جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے. آپ کا سب سے اہم جملہ سر یہ تھا, اجازت یہ دیں کہ ایسے موضوعات پر ایسے اظہار نہیں کرنا چاہیے. ایسے سرسری اظہار نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو خان صاحب کی اپنی کمیونیکیشن ٹیم ہے نا, انہیں معلوم ہو کہ مقامی میڈیا پہ کیا بات کرنی اور بین الاقوامی میڈیا پہ کیا لائن لگنی ہے. یہ جو سماجی رہنما ہیں, جو مذہبی سکولرز ہیں, ان کے موضوعات ہیں. اچھا یاد صادق صاحب, حکومتوں کو تو اپنے قانون کو نافذ کرنے کی بات کرنی چاہیے. آپ جب تک پوری طرح شدت کے ساتھ قانون نافذ نہیں کریں گے, انصاف نہیں دیں گے, ان مجرموں کو پکڑیں گے نہیں, یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کوئی شخص یہ کہ مفتی مدرسے میں یہ حرکت کر رہا ہے, وہ کیا ڈیفنس کرے گا؟ کوئی ڈیفنس نہیں ہے. تو اس لیے ایک استاد جو ہے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے
जो अहबाब हैं वो उसका दिफा कर रहे हैं मुफ्ती साहब क्या? नहीं कोई, अच्छा मैं अर्ज करता हूं, वज़ीर आज़म जो है, अयाज सादिक साहब वेट कर रहे हैं। ये बहसें जो हैं ये नहीं है, सियासत की बहसें नहीं हैं, खूब इनको आप छोड़ दीजिए। खूब। अच्छा अयाज सादिक साहब साबिक स्पीकर कौमी असेंबली इंतजार कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको जहमत इसलिए दी थी कि अपोजिशन। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जामी साहब कह रहे हैं कि सरदार साहब इंतजार कर रहे हैं। सरदार साहब और भी कर सकता हूँ। सरदार साहब तारीख आपका इंतजार कर रही है। अच्छा मैं आपके एहतराम में इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा मैं नाज़रीन को जरा आगाह कर दूं कि आप आए हैं, खुशामदीद आपको कहते हैं, लेकिन हमने आपसे बात करनी है अपोजिशन की APC के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने राब्ते किए हैं, बिलावल साहब से, मौलाना साहब ने इंतखाबी इस्लाहात का अमल है, मौजू ये जिसके लिए आपको ज़हमत दी शामी साहब। तो आप ये बताइए कि हुकूमत तो बड़ी सीख पा हुई है इस APC बुलाने पर। वो कहते हैं पार्लियामेंट अंडरमाइन हो रही है, जो बातचीत होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, मुज़ैका खेज करार दिया। तो यह सब ये बताइए कि आप इससे इत्तफाक करेंगे? शामी साहब गुजारिश ये है कि इनसे हम जब किसी इशू के ऊपर बैठते हैं तो परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो वो कहते हैं कि जी NRO मांग रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं, अपोजिशन ने कहा कि हम बैठ के क्या करेंगे कि जब एक ही बात कहते हैं कि जी ये NRO मांगते हैं, जबकि हम NRO किसी तरह का ना ये इस कैपेसिटी में है कि दे ना हम इनसे मांगते तो इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से। दूसरी चीज ये है कि जिस दिन ये 10 तारीख को जब ये 21 लेजिस्लेशन आई, जिसमें अपने चहीते गुलबशन साहब का भी इन्होंने पास कर दिया, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने, आप जानते हैं, कोई हिंदुस्तान UN रेजोल्यूशन को मानता नहीं और साल हो गए नहीं मान रहा। इनको जल्दी थी, हम पूछना चाह रहे थे भाई क्या जल्दी है, क्या प्रॉब्लम है, हमें बात करने दें। वो कहते थे बिल पास कर लेते हैं पहले, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कर दें, तो फिर फायदा किया। इसी तरह इलेक्शन रिफॉर्म का भी था, वो नहीं चाहते थे कि अगर डिस्कशन हो, डिबेट हो। हम ये सवाल करना चाह रहे थे कि EVM मशीन जो हैं दुनिया में कितने ममालिक यूज कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है को 5 कर रहे होंगे और बाकी 197 में 192 नहीं कर रहे होंगे। तो हम ये पूछना, जिन्होंने छोड़ दिया वो भी पूछना चाह रहे, तो इन्होंने लेजिस्लेशन वो उसको करके और क्या क्लॉज नंबर 4 से लेके क्लॉज नंबर 48 तक कंसिडर एज रेड, हर क्लॉज अलग पुट की जाती है और हर क्लॉज के ऊपर अगर कोई उसको अपोज करे उसके ऊपर बहस होती है, ताकि उसकी हम देखें अफादियत है या नहीं है। वो भी हो गया, हो के चला गया। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसी रात को मूव कर दिया। क्यों मूव किया? कि इन लोगों का रवैया ठीक नहीं था, इन्होंने बगैर डिस्कशन के लिए ये इलीगल, और कभी अदालत में कभी किसी वक्त गए तो हम ये करेंगे जिस तरह 18th अमेंडमेंट में आपको पता है कि अदालत ने ये इशू टेकअप कर लिया था, ये वहां चला गया। जब हमारा ये लड़ाई झगड़ा और तू मैं शुरू हो गया बजट शहबाज साहब की तकरीर पे, तो फिर तीसरे दिन अभी नहीं हुआ था कंप्लीट, स्पीकर साहब का मुझे भी फोन आया, शहबाज साहब को भी गया, पीपल्स पार्टी वालों को भी गया, बिलावल साहब को भी गया, और उन्होंने कहा कि जी हम बैठ के बात करना चाहते हैं। तो साहब ये जो APC है ये क्या PDM के प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है या अपोजिशन लीडर की? मैं आपको सीक्वेंस समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा इस APC की नौबत क्यों आई, क्यों हुआ। तो हमने, शहबाज साहब पहले भी कहते थे मैंने तकरीर करनी है, मैं ये जितना मर्जी शोर मचाते मैं माइक पहन के कर लूंगा। हमने कहा कि जी, और अल्टीमेटली हमने हुकूमत से कहा जी जैसा करोगे वैसे ही हमसे एक्सपेक्ट करो। अगर हमें तुम लोग शोर मचाओगे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकेंगे 2 साल फिर हाउस में, और ये नुकसान हमारा है। शहबाज साहब ने दूसरे दिन कहा यार अगर अभी भी कहते हैं कर लो, तीसरे दिन भी उन्होंने कहा कि अगर होते हैं तो हम अभी भी सब कुछ भूल के आगे चलने को तैयार हैं। तो उस दिन हम जब स्पीकर साहब के पास थे तो स्पीकर साहब ने कहा कि जी इसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या होगा, ये परसों है या कल है। तो हमने कहा कि जी वो जितनी लेजिस्लेशन है वो इलीगल है। शामी साहब एक ब्रेक असल में आन पहुंची है, ले लें। सरदार साहब गुफ्तगू अधूरी रह जाएगी, ब्रेक के बाद दोबारा रब्ता करता हूँ आपसे ताकि बात आपकी पूरी हो सके और हम भी कुछ आपसे पूछ सकें APC के हवाले से। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात करते हैं अपोजिशन की APC इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर। अयाज सादिक साहब उस पर एक बैकग्राउंड दे रहे थे। अयाज साहब ये फरमाइएगा ये फिर कब होने जा रही है APC, और क्या ये PDM के प्लेटफॉर्म से इसका इनेकाद होगा या अपोजिशन लीडर का इनिशिएटिव होगा इस APC के लिए? जी ठीक है, मैं आखिरी लाइन आपको ऐड कर दूं। मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा।
जी, जब ये स्पीकर साहब के पास हम फाइनली बैठे तो उन्होंने कहा फिर इसका सोल्यूशन ये है कि आप डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें, हम एक कमेटी बना देते हैं, वो फैसला करेगी लेजिस्लेशन वापस आनी, लेजिस्लेशन को अमेंडमेंट करनी है या क्या करना है, बना देंगी। वो हमने 7 नाम दे दिए, 7 नाम गवर्नमेंट ने देने हैं, और वो वक्त ही नहीं आया था कि उससे पहले 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी ये बिल वापस नहीं हो सकते। हमने तो ये नहीं कहा था वापस हो सकते, हमने कहा गलत हुई है, इसका देखें कि क्या सोल्यूशन क्या हो। यानी सेनेट में भी इस्लाह हो सकती थी जी, इसमें सरदार साहब भी हो सकती है, सेनेट में भी तरामीम हो सकती थी या भी हो सकती है। हम इस कमेटी को सेनेट की कमेटी के साथ बना के और उसमें तरमीम की जा सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो वायलेशन ये कर रहे हैं जो बहुत बड़ी है, कि हमारा जो होता है वोटर लिस्ट बनती है, जो एग्जिस्टिंग वोटर है उसके हिसाब से हल्का बंदियां बनती हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो रजिस्टर्ड वोटर है पॉपुलेशन के ऊपर, वोटर के ऊपर। सरदार साहब ये बताएं कि एपीसी से मसला हल कैसे होगा? एपीसी में तो आप रेजोल्यूशन कर देंगे, जज्बात का इजहार कर देंगे बस। इसमें सारी ऑपोजिशन की पार्टीज अगर एग्री करती हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही, तो हो सकता है जॉइंटली हम सारे अदालत भी चले जाएं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को ये अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस से और फिर ये आप ये बता दें, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी एपीसी या शहबाज शरीफ साहब की हैसियत अपोजिशन लीडर इस एपीसी को बुलाया जाएगा? ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एपीसी बुलाई है और इंशाल्लाह सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यानी जो जमातें पार्लियामेंट में मौजूद नहीं हैं उनको भी बुलाएंगे आप? अभी उसका फाइनल नहीं हुआ, मगर मेरा तो ये अपना जाती राय है कि उनको भी बुला लेना चाहिए। ठीक, जमात इस्लामी है, सिराजुल हक साहब हैं, उनको क्यों ना बुलाया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एयाज सादिक साहब। ले जी, एक बात तो तय हो गई कि ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये नहीं हो रही, बल्कि अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग उनके प्लेटफॉर्म से भी हो सकती है, अपोजिशन लीडर भी बुला सकते हैं। असल बात यह है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, यानी अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो सारी इकट्ठी होंगी, फिर अदालत जाने का सोच मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी और प्रेशर अपना बढ़ाएंगी हुकूमत पर। इसीलिए हुकूमत को ची ची टी टी पी पी कर रही है ना। सही। अब आ जाते हैं सर बलूचिस्तान में, जहाँ पे ये ची ची टी टी पी पी कहीं और जा चुका है, यानी ये हंगामा रही, हाथापाई, धक्कम पेल और ताले लगने से लेकर बख्तरबंद गाड़ी की आमद तक का अमल है बलूचिस्तान में। बजट पेश होने के हंगाम से लेकर आज दिन तक, जबकि आज अपोजिशन लीडर मौलाना वासे और 17 दीगर जो अरकान बलूचिस्तान असम्बली हैं वो गिरफ्तारी देने, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ, थाने पहुँच चाहते हैं हमें गिरफ्तार करो, और थाने पहुँच गए और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, और वो तकिए और कारपेट साथ लेके गए हैं। एक पूरी गाड़ी थी जिसमें तकिए और कारपेट थे कि हम यहाँ यानी क़यामत आम का बंदोबस्त करके आप गए हुए थे। बिल्कुल ठीक। इरफान साहब ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये 17 अपोजिशन अरकान है, यानी विफाक में तो हमने कौमी असम्बली को देख लिया, वहाँ क्या कुछ हुआ, तो बलूचिस्तान असम्बली ऐसे वाक़यात की वजह से गालिबन नहीं जाना जाती थी। नहीं, ये जो अब एहतजाज हो रहा है ना, ये तो बलूचिस्तान असम्बली में तो दुनिया का अनोखा एहतजाज हो रहा है कि आप बजट पेश ही नहीं करने देना हमें, क्योंकि हमसे मुशावरत नहीं की गई। भाई बजट पेश हो जाए, आप अपनी तजावीज़ पेश करें, उनको ना माना जाए, फिर आप धरना दें। अब वो स्पीकर ने उनको बुलाया है, ना पार्टी इन पावर गई है ना अपोजिशन गई है, बल्कि आप बदंजो साहब है वहाँ माशाल्लाह वो स्पीकर, और वो आपको पता है वो कैंडिडेट भी थे सीएम के जी, और निगरान वजीर आला भी थे जी। तो अब वो उन पर कह रहे हैं, हुकूमती पार्टी कह रही है कि ये बदंजो साहब ने तो मसला खराब किया है सारा, सही, उन पर भी नजला करने वाला है। चलें एक ब्रेक नाज़रीन, मैं यहाँ ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस इशू पर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, बात यहाँ ख़त्म हुई थी कि अपोजिशन लीडर 17 दीगर अरकान के साथ गिरफ्तारी देने गए हैं। इरफान सईद साहब ब्यूरो चीफ कोयटा अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब, फिर गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, मामला कहाँ तक पहुँचा है, कोई मामला फहमी होगी या नहीं? जी बिल्कुल जामी, इस वक्त भी अपोजिशन अरकान जो है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर एडवोकेट की क़यादत में इस वक्त बिजली रोड थाने में मौजूद हैं और वो अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए सुबह 1 बजे पहुंचे थे थाने में, लेकिन पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है क्योंकि असम्बली का इजलास जारी है और जब तक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की जानिब से उन्हें कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं मिलता तो उस वक्त तक वो गिरफ्तारी पर कोई अमल दरामद नहीं कर सकते, क्योंकि असम्बली का एक कानून है कि जब तक असम्बली इजलास करता है उस वक्त किसी रुकन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त तो ऐसा करें इरफान साहब
इनको पंजाब भेज दें, लाहौर भेज दें, ताकि असेंबली के सेशन के दौरान ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं, अगर उन्होंने आगे से ये कह दिया कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ तो FIA नोटिस भेजती है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को, हमजा शहबाज को, कि आप पेश हों, वगरना आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। वो आज एक ऑर्डर आया है लाहौर हाई कोर्ट से जिसमें रोक दिया गया 10 जुलाई तक। वो तो दुरुस्त है, लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन FIA ने तो ये जुर्रत की ना जी, तो यहाँ भेज दें बलोचिस्तान असेंबली के अरकान को जो अपोजिशन में, अपोजिशन वालों को। अच्छा, फिर तमाम तर हंगामा आराई के बाद बलूचिस्तान असेंबली का इजलास अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है और जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कुद्दूस बुज़िंजो भी शरीक हुए, सूबाई वज़रा भी। तो आज असेंबली का इजलास सिर्फ हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल था, जहाँ पर उन्होंने उस दिन 18 जून के वाक़े की मज़म्मत की। और इरफान ये बताएं, ये अपोजिशन के अरकान कितने हैं कुल? शामी साहब, इस वक्त 23 अरकान है बलूचिस्तान असेंबली के में अपोजिशन के अरकान, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, इसके साथ BNP मेंगल है और एक आज़ाद रुकन असेंबली नवाब असलम रिझानी। इनको मिला के तकरीबन कुल 23 अरकान है। इस वक्त 17 अरकान जो है वो थाने में है, 3 अरकान यहाँ पर असेंबली के सब्ज़ाजार पर थे, जिन्होंने कहा था कि हम अपना इजलास मुनक्किद करेंगे, लेकिन इस इजलास में नवाब असलम रिझानी ने शरीक होना था, वो भी नहीं आए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जैसे असेंबली आए तो उन्होंने इन 3 अरकान से मुलाकात भी की और उनको दावत दी कि असेंबली के फ्लोर पर आकर अपने जो मुतालबात है उनको पेश करें। एक जमहूरी तरीका है, जिस सड़कों पे या थानों में। इरफान, अगर ये कहा जाए कि ये मामला तरक्याती फंड्स के अपने अपने हलकों में तरक्याती फंड्स का है, तो ये गलत होगा? बिल्कुल, जो इस वक्त जो अपोजिशन की जो डिमांड थी कि PSDP में उन्हें नजरअंदाज किया गया और उन नॉन इलेक्टेड लोगों के जरिए जो बाप पार्टी के रहनुमा थे जो इलेक्शन में हार गए थे, उनके जरिए उनके हकों में मुताबिक इनके इस वक्त पार्टी जाम साहब को कितने अरकान की हमायत हासिल है? जाम साहब इस वक्त जब 41 अरकान की उन्हें हमायत हासिल है, जिसमें एक रुकने सूबाई वजीर सरदार सालिह भूतानी जो कि नाराज हो गए थे, तो फिर भी इस वक्त 40 अरकान जो है तो भारी अक्सरियत उनके पास है। जी हाँ, बिल्कुल भारी अक्सरियत। तो बहरहाल अब आज उस्मान काकड़ साहब जो थे हमारे साबिक सेनेटर, जिन्होंने डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा मांडवी वाला के मुकाबले में, और वो दुनिया से रुखसत हो गए, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के स्टूडेंट लीडर रहे, बड़ी लंबी स्ट्रगल थी और कानून दान थे और घर में गिर पड़े, हाँ जी, और जख्मी हुए और अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़े अगरचे कि उनके घर वाले कहते हैं कि उनके खदशा है कि ये चोट जो है किसी ने धक्का दिया है उनको। बहरहाल उनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, तो उनको भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। बड़े नफीस शख्स थे, बड़ी जिद्दोजहद की उन्होंने, और ऐसे सियासी कारकुनों में शुमार था जिन पर सियासी जमातें फ़ख्र कर सकती हैं। अल्लाह उनके सर दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।